तारास बुलबा असत्तार ताहिर पेश करदा रुमाना शाहिद चैप्टर 8 जंगी महासरा। जनूब मगरबी पोलैंड में अफरा तफरी और इंतशार का अजीब मंजर देखने में आया। मुमकिना हदों तक कज़ाकों के रास्ते में आने वाले कस्बों, देहातों और बस्तियों के लोग पनाह के लिए दूसरे इलाकों में जा रहे थे। तादरी, राहिब और यहूदी बतौर खास अपने आप को गैर महफूज समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कज़ाक इनको कभी नहीं बख्शेंगे। वो सब ऐसे शहर में पहुंचना चाहते थे जहां फौज इनकी हिफाजत कर सके। पोलिस्तानी हुकूमत ने कज़ाकों की यलगार रोकने के लिए कई बार अपने फौजी दस्ते रवाना किए, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी न हुई, क्योंकि कज़ाक बहुत बाखबर थे, काइयां थे और तेज रफ्तार। वो आखिरी लम्हे में रास्ता बदल लेते थे। कूच के दौरान ही जंगी मजलिस शोरा का फैसला हुआ। कज़ाक अब तक खासी लूट मार कर चुके थे, कई गांव जला चुके थे, लेकिन अभी इनके इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई थी और न ही इतना मालो असबाब इनके कब्जे में आया था जिसकी वो तवक्को रखते थे। जंगी मजलिस शोरा के इजलास में एक अहम फैसला किया गया कि दोवेनो नामी शहर पर धावा बोल दिया जाए। दोवेनो शहर की उन्होंने बहुत शोहरत सुन रखी थी। सुनने में आया था कि इस शहर में लोगों की तिजोरियां रुपए पैसों से भरी हुई हैं, यहाँ मालो दौलत की इफरात है। तमाम कज़ाक इस फैसले पर खुशी से नाचने लगे। तय पाया कि दोवेनो शहर पर हमला फौरन और अचानक किया जाए। कज़ाकों ने अपने और दोवेनो शहर के माबेन फासले को सिर्फ 1.5 दिन में बर्क रफ्तारी से तय कर लिया। कज़ाक फौज शहर के सामने पहुंच गई। दोवेनो शहर के बासी मुतफक्का तौर पर फैसला कर चुके थे कि वो कज़ाकों का आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे, दुश्मन को कभी अपने घरों के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने शहर की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम कर लिया था। शहर के चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पुश्ते बना दिए गए थे। इन पुश्तों और ऊंची जगहों पर शहर के लोग खड़े थे। इनकी आंखें इनके इरादों का इजहार कर रही थीं और कह रही थीं कि वो दुश्मन का मुकाबला आखिरी सांस तक करेंगे। कज़ाक तो किसी भी सूरत में घबराने वाले नहीं थे, अलबत्ता इन्हें यह ताज्जुब जरूर हुआ कि शहर के बासी मुकाबले के लिए आमादा थे। कज़ाकों ने दिल में कहा, चलो अगर ऐसा है तो क्या हुआ, इन्हें भी अपने दिल के अरमान पूरे कर लेने चाहिए। आखिर को तो इन्हें हमारी तलवारों से ही अपने सर कटवाने हैं। मैदानों और खुले शहरों में लड़ने वाले कज़ाकों को अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। दिला सोचे समझे अपनी बहादुरी और ताकत के बलबूते पर कज़ाकों ने शहर पर हमला करने की कोशिश की। लड़ाई शुरू हुई तो शहर की औरतों ने भी साबित कर दिया कि वो मैदान जंग में कज़ाकों का मुकाबला करने में अपने मर्दों से किसी तरह कम नहीं हैं। उन्होंने कज़ाकों पर भारी पत्थरों की बारिश कर दी। औरतें अपनी गरम गरम हांडियां और रेत के बोरे कज़ाकों पर फेंकने लगे। कज़ाक अंधे हो गए। कज़ाक ऐसी मुश्किल से कम ही दो चार हुए थे। वो इस किस्म की किलाबंदियों को बहुत नापसंद करते थे। मुहासरा इनका मैदान ही न था। कज़ाकों के सिपाहसालार ने इन्हें पीछे हटने का हुक्म देते हुए कहा, भाइयों कुछ फिक्र मत करो, हम अभी पीछे हट जाते हैं। हम इस शहर के एक शख्स को भी शहर से बाहर निकलने नहीं देंगे। इन कुत्तों को भूखा मर जाने दो। यूं कज़ाकों की फौज पीछे हट गई। उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया। चूंकि अब बराह रास्त लड़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए दूसरा कोई मशगला ना होने की वजह से कज़ाकों ने गर्दो नवा के इलाके ताख्तो तलाश करने शुरू कर दिए। उन्होंने देहात और खेतों में पड़े गंदम के ढेरों को आग लगा दी और अपने घोड़ों को खड़ी फसलें रोंदने के लिए खुला छोड़ दिया। उन्होंने तहिया कर लिया था कि अब महसूर होने वाले शहरियों को भूखा मार देंगे। शहरियों ने जब अपनी जिंदगी के सामान को यूं लुटते और बर्बाद होते देखा तो दहशत ज़दा हो गए। कज़ाकों ने एक और चाल चली। उन्होंने गाड़ियों के बड़े बड़े हल्के बनाकर शहर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी कहर आलूद आंखों से शहरियों को घूरते और दहशत ज़दा करते रहे। कज़ाकों के बावर्ची बड़ी बड़ी तांबे की देगों में दलिया उबालते रहे। चौकस संतरी आग के पास खड़े रहते और आग सारी रात जलती रहती। शहरी तो कज़ाकों के हिसार में आकर जैसी भी जिंदगी गुजार रहे थे और भूख का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। खुद कज़ाक भी मुहासरे की तवालत से तंग होने लगे। खास तौर पर वो नौजवान कज़ाक जो पहली बार मैदान जंग में कारनामे अंजाम देने के लिए आए थे। इनके चेहरों पर बेजारी साफ दिखाई देने लगी। आंद्री तो बहुत ज्यादा बेजार और उकताया हुआ दिखाई दे रहा था।
तारास बुलबा अपने बेटों पर गहरी नजर रखता था। इसने अपने छोटे बेटे आंद्री को बेजार देखा तो कहने लगा, तुम बड़े जज्बाती हो। अरे कज़ाक तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। याद रखो, तुम्हें कल को कज़ाक फौजों का सरदार बनना है। अच्छा कज़ाक ना तो जंग लड़ते हुए हिम्मत हारता है और ना ही बेकारी के दिनों में बेजार दिखाई देता है। इसे सब कुछ सहना और बर्दाश्त करना होता है। एक दिन तारास बुलबा की अपनी पलटन जो उसके गांव में थी, इसके हुक्म के मुताबिक तोकाउश की सरबराही में लश्कर से आ मिली। तोकाउश गांव से अपनी पलटन के साथ ही नहीं आया था, बल्कि आंद्री और रोस्ताब के लिए इनकी मां की दुआएं भी लाया था। सख्त दिल होने के बावजूद अपने ऊपर जबर करने के आदी होते हुए भी रोस्ताब और आंद्री अपनी मां को याद करके अफसरदा हो गए। वो सोचने लगे, क्या शहर फतह करने के बाद वो ढेरों माले गनीमत साथ लेकर अपने गांव अपनी मां के पास वापस जा सकेंगे, अपनी मां का दीदार कर सकेंगे, या फिर इनका जिक्र जंगी कसीदे सुनाने वाले शायरों के तवील जंगी नज़मों में ही महफूज रह जाएगा। चैप्टर 9, महसूर शहर के अंदर। रात हो चुकी थी। कज़ाक अपना खाना खत्म कर चुके थे। रोस्ताब अपनी पलटन में जा चुका था। आंद्री का दिल बुझा बुझा और भारी था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि इसका दिल ये बोझ कैसे महसूस कर रहा है और वो इस तरह उदास क्यों हो रहा है। ये जुलाई की एक खूबसूरत रात थी। इस खूबसूरत रात ने आंद्री को कुछ और भी बेचैन कर दिया और उदास कर दिया। वो ना तो अपनी पलटन की तरफ गया और ना ही सोने के लिए लेटा। वो आसमान पर बिखरे तारों को देखता रहा। मैदान में दुश्मन से लूटे हुए माल गनीमत से भरी हुई गाड़ियां बिखरी हुई थीं। गाड़ियों के नीचे तारकोल से भरी हुई बाल्टियां लटक रही थीं। अपनी गाड़ियों के आसपास कज़ाक घास पर अपने जिस्म पसारे पड़े थे। इन कज़ाकों के सोने का अंदाज भी बड़ा अनोखा और दिलचस्प था। किसी ने अपना सर किसी बोरी पर टिकाया हुआ था, कोई अपने साथी के पहलू पर सर रखे हुए था। भारी भरकम बैल अपनी टांगे सुकेड़े बड़े बड़े तोतों की तरह लेटे हुए थे। हर तरफ कज़ाकों के खर्राटे गूंज रहे थे। मैदान में एक जगह शोले धीरे धीरे शाहाना अंदाज में उभर कर आसमान की तरफ उठते और फैलते दिखाई दे रहे थे। आंद्री का इस्तराब बढ़ता ही चला जा रहा था। वो एक अजीब सी नामालूम सी बेचैनी महसूस कर रहा था जो उसे सोने भी नहीं दे रही थी। वो बैलगाड़ियों के इर्द गिर्द टहल रहा था। आग के अलाव अब दम तोड़कर बुझने वाले थे और संतरी भी अब ऊँगने लगे थे। संतरी को ऊँगते देखकर आंद्री को हैरानी हुई, क्योंकि इनका फर्ज तो यह था कि वो पहरा दें और जागते रहें। फिर आंद्री ने अपने दिल में कहा, खैर कोई बात नहीं, इन्हें भी आराम का हक हासिल है। वैसे भी यहाँ दुश्मन के हमले का कोई खतरा नहीं। शहर में लोग बंद हो चुके हैं और हमने इनका मुहासरा कर रखा है। वो बाहर आ ही नहीं सकते। आंद्री ने थकन सी महसूस की तो वो टहलता हुआ एक गाड़ी के पास रुका। फिर इसके ऊपर चढ़ा और पीठ के बल अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेट गया। इसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। वो देर तक आसमान को तकता रहा। हवा साफ और नरम थी, कहकशां चमक रही थी। कभी हवा इसे लोरी सुनाती तो वो थोड़ा सा ऊँग लेता, लेकिन फिर जाग जाता। आंद्री की छठी हिस्स ने इसे चौंका दिया। इसे यूं लगा जैसे एक अजीब सा इंसानी चेहरा इसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर गया है। इसने लेटे लेटे अपनी आंखें खोल दी। आंद्री को बहुत हैरत हुई। एक दुबला सूखा झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा इसके ऊपर झुका हुआ इसकी आंखों में झांक रहा है। आंद्री घबरा गया। इसे यूं लगा जैसे वो चेहरा इस पर झुका हुआ है। इसके नक्श तेज हैं, लेकिन चेहरे पर जैसे स्याही मली हुई है। इसने दिल में कहा कि यह चेहरा तो किसी भूत परीर का ही हो सकता है। आंद्री का हाथ बेख्तियार अपनी बंदूक की तरफ बढ़ा और इसने ललकारा, कौन हो तुम? साय ने इसका जो जवाब दिया वो भी अनोखा था। साय ने अपने होठों पर उंगली को रखकर गोया आंद्री को समझाया कि वो खामोश रहे। आंद्री ने अपना बंदूक वाला हाथ नीचे रख दिया और उसे गौर से देखने लगा। लंबे लंबे बालों, गर्दन और सीने को गौर से देखते हुए आंद्री को यकीन आ गया कि ये कोई भूत परीत नहीं। जब इसने मजीद गौर से देखा तो वो पहचान गया, ये तो इंसान है। वो एक औरत थी। इसका मुरझाया हुआ चेहरा नजर आया। उसकी रंगत स्याह थी। इसके पिछले हुए रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई थीं और इस औरत की आंखें तिरछी थीं।
आंद्री के लिए अब सब्र करना मुमकिन न था। इसने पूछा, तुम कौन हो? फिर वो खुद ही खामोश हो गया। कुछ सोचने लगा और फिर बोला, यूं लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। वो साया जो औरत थी, इसने आहिस्ता से सर हिलाया और धीमे लहजे में कहा, हाँ, 1.5 साल पहले कैफ में। कैफ में कहाँ? आंद्री याद करने लगा कि इसने स्याह और रंग वाली तातारी औरत को कैफ में कहाँ देखा था। फिर इसे याद आ गया, तुम वो तातारी औरत हो, गवर्नर की बेटी की मुलाजमा? खामोश रहो, आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए। तातारी औरत ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो कांप रही थी। चंद लम्हों की खामोशी रही। कज़ाकों के खर्राटों की आवाज भी जैसे खामोशी में डूब गई थी। आंद्री ने बड़ी बेताबी से लेकिन तकरीबन सरगोशी में पूछा, बताओ बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मालकन कहाँ है? गवर्नर की बेटी। बोलो, जल्दी बोलो, वो जिंदा तो है ना? स्याफाम तातारी औरत ने फिसी हुई आवाज में आहिस्ता से कहा, मेरी मालकन इसी शहर में है। शहर जिसका कज़ाकों ने मुहासरा कर रहा है, जिन लोगों को खुराक पहुंचने नहीं दी जा रही थी। इस शहर में वो लड़की, गवर्नर की बेटी, जो उसके ख्वाबों और ख्यालों में हमेशा रहती थी। शहर में। आंद्री ने अपनी चीख को दबाते हुए कहा, वो शहर में क्यों है? तातारी मुलाजमा ने आहिस्ता से बताया, बड़े हजूर, गवर्नर साहब भी इसी शहर में हैं। 1.5 साल से हजूर इसी शहर दुवीनों के गवर्नर हैं। आंद्री के लिए यह खबर खासी परेशान कुन थी, लेकिन इसके दिल में एक और सवाल मचलने लगा था और इसने इस सवाल को दबाने की कोशिश नहीं की और तेजी से पूछा, और क्या इसकी शादी हो गई? क्या हाल है इसका? तातारी औरत चंद लम्हे खामोश रही। जब बोली तो उसके चेहरे पर बेपनाह दुख था और इसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। इसने जवाब दिया, मेरी नौजवान मालकन ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया। आंद्री को अपने कानों पर यकीन न आया। क्या कहा तुमने? तातारी औरत की गम से छलकती आंखें अब आंद्री की आंखों में झांक रही थी। इन आंखों में ऐसा दुख और ऐसा कर्ब था कि आंद्री ने अपनी आंखें झुका ली। वो इन आंखों की ताब नहीं ला सकता था। तातारी औरत यूं बोलने लगी जैसे एक दर्द भरी सरगोशी फैल रही हो और रूह में उतर रही हो। इसका अंदाज़े बयान दुख और कर्ब से छलक रहा था। हाँ, मेरी मालकन ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। वो कहाँ से खाएं? बहुत दिनों से किसी शहरी के मुंह में रोटी का एक रेजा तक नहीं पहुंचा। शहर में मिट्टी के सिवा, अब खाने के सिवा कुछ के लिए कुछ नहीं बचा। तातारी औरत एक लम्हे के लिए रुकी। आंद्री दम बखुद बैठा था और फिर इसी दर्द भरी सरगोशी में कहने लगी, मेरी मालकन ने शहर की ऊंची दीवार से आपको भी दुश्मन के सिपाहियों में खड़ा देखा था। मेरी मालकन ने मुझे कहा, जाओ और इस सूरमा से कहो, अगर उन्होंने मुझे याद रखा है तो मेरे पास आए, और अगर वो ना आए तो इनसे मेरी बूढ़ी माँ के लिए रोटी का एक टुकड़ा तो लेती ही आना। इन्हें कहना, मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पते मरता नहीं देख सकती। तातारी औरत फिर एक लम्हे के लिए रुकी। आंद्री का बुरा हाल हो रहा था। इसने अपनी बात फिर शुरू की, मेरी मालकन ने कहा था, सूरमा की मिन्नत से माजत करना, उन्हें कहना इनकी भी एक बूढ़ी माँ है, अपनी इसी माँ के सदके हमें रोटी दे दे। आंद्री का वजूद यूं कांपने लगा जैसे आंधी में कमजोर पत्ता। इसके दिल में आंधियां चलने लगी और फिर वो जैसे पत्थर का बन गया। इसे यूं लगा जैसे इसके जहन में कुछ भी नहीं है, जैसे इसके दिमाग में झाड़ू फेर दी गई है। लेकिन इसने अपने आप को संभाला। कुछ सोचकर फिर तातारी मुलाजमा से पूछा, मगर तुम यहाँ कैसे आई? सबकी नजरों से छुपकर कैसे यहाँ तक पहुंच गई हो? जमीन 2 रास्ते से, तातारी औरत ने जवाब दिया और फिर वो कांपने लगी। वो पछता रही थी कि इसने दुश्मन को यह राज क्यों बता दिया कि शहर के अंदर एक खुफिया और जमीन 2 रास्ता भी जाता है। इसने दोनों हाथ जोड़कर मिन्नत की, किसी को बताओगे तो नहीं, किसी को ना बताना। आंद्री ने इसे यकीन दिलाया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कसम खाओ, तातारी औरत ने कहा। मैं कसम खाता हूं। बताओ, वो जमीन 2 रास्ता कहाँ है? वो एक लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, इस घाटी की तरफ, नदी के उस पार जहां सरकंडे उगते हैं,
یہ راستہ سیدھا شہر کی بڑی خانقاہ میں لے جاتا ہے۔ آندری نے کچھ سوچا، پھر تیزی سے کہا، ٹھیک ہے تو آؤ فوراً چلیں۔ ہاں، خدا کے لیے، مگر پہلے روٹی کا ایک ٹکڑا۔ آندری نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، تم یہاں گاڑی کے اوپر لیٹ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی دیکھ نہ لے، میں بھی آیا۔ تاتاری عورت گاڑی کے اوپر سکڑ سمٹ کر سادم سادے لیٹ گئی تو آندری گاڑی سے اترا اور چل دیا۔ قزاق فوجی سو رہے تھے۔ آندرے روٹی تلاش کرنے لگا۔ اسے جو روٹی ملی وہ تھوڑی کالی روٹی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے دل میں کہا، میں اپنی شہزادی کے لیے کالی روٹی لے کر نہیں جاؤں گا، وہ اسے نہیں کھائے گی، وہ اسے کھا ہی نہیں سکتی۔ آندری کو کیا علم تھا کہ اس کی شہزادی اس وقت کالی اور جلی ہوئی روٹی بھی پورے شوق سے کھا سکتی تھی۔ آندری تلاش کرتا رہا لیکن اسے گندم کی روٹی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے سوچا، میں دلیا لے کر جاتا ہوں، دیگوں میں دلیا ہوگا۔ لیکن جب وہ دیگوں کے پاس پہنچا اور ایک ایک دیگ کو دیکھا تو سب دیگیں خالی تھیں، صفا چٹ پڑی تھیں۔ قزاق سونے سے پہلے سب کچھ چٹ کر گئے تھے۔ پریشانی کے اس لمحے میں بھی آندری مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اسے ایک قزاق ضرب المثل یاد آ گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا، قزاق بچوں کی طرح ہوتے ہیں، جب کھانا کم ہو تو سب کھا جاتے ہیں اور جب زیادہ ہو تو بھی سارا چٹ کر جاتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ جس طرح نمودار ہوئی اسی طرح غائب ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے باپ کے ریجمنٹ میں گیہوں کی روٹی کا ایک بورا رکھا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف لپکا۔ آندرے اپنے باپ کی گاڑی کی طرف گیا۔ بورا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی روستاپ کو گہری نیند سوتے دیکھا۔ بورا اس نے اپنے سر کے نیچے تکیے کی جگہ رکھا ہوا تھا۔ آندرے اپنے بھائی کو دیکھتا رہا، پھر وہ جھکا۔ اس نے بورے کو ہلکا سا ہلایا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس کا بھائی گہری نیند سو رہا ہے یا نہیں۔ جب اس کا بھائی روستاپ سوتا رہا تو اس نے بورے کو ایک طرف سے پکڑ کر کھینچ کر جھٹکا دیا۔ روستاپ کا سر زمین سے جا لگا۔ سوتے ہوئے وہ کچھ بڑبڑایا، لیکن دوسرے لمحے وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ آندرے چند لمحے وہیں سر جھکا کے کھڑا رہا، پھر اس نے بورے کو اٹھایا اور تاتاری ملازمہ کی طرف چل پڑا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ ایک جگہ باجرے کا ایک بورا دکھائی دیا تو آندرے نے اسے بھی اٹھا لیا۔ چاروں طرف قزاق سو رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں تاراس بلبا سو رہا تھا تو آندری ذرا محتاط ہو گیا۔ وہ تاراس بلبا کے قریب سے گزرے تو آندری کو اچانک ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کے باپ تاراس بلبا کی تھی جو کہہ رہا تھا، آندرے، آندرے۔ آندری کے چلتے قدم گڑ کر رہ گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن بند ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک لرزتے ہوئے پایا۔ پھنسی پھنسی آواز میں مڑے بغیر آندری نے کہا، بابا کیا بات ہے؟ اور پھر اس نے اپنے باپ تاراس بلبا کو کہتے سنا، آندرے تمہارے ساتھ ایک عورت ہے، یہ کون ہے؟ چلو کوئی ہو، یہ ہے تو عورت، ٹھہرو، میں اٹھ کر تمہاری ایسی خبر لوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے، یہ عورتیں تمہیں کبھی اچھے راستے پر نہیں لے جائیں گی۔ آندری مردے کی طرح کھڑا رہا۔ جب کئی لمحوں تک اسے اپنے باپ کی آواز سنائی نہ دی تو آندری نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کا باپ اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھے گہری نیند سو چکا تھا۔ جس تیزی سے خوف آندری پر مسلط ہوا تھا اسی تیزی سے ہوا ہو گیا۔ تاتاری عورت سیاہ مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ آندری نے اس کی آستین کھینچی تو اس میں جیسے جان پیدا ہو گئی اور وہ چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کچھ فاصلہ طے کر کے پھر مڑ کر دیکھ لیتے کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ چلتے چلتے وہ گہری گھاٹی کے قریب پہنچے۔ اب تاتاری عورت اس کے آگے چل رہی تھی۔ وہ گھاٹی میں نیچے اترنے لگی۔ گھاٹی میں اترنے کے بعد وہ ایک ایسی ندی کے کنارے پہنچے جس کا پانی ساکن تھا اور اس پر کائی جمی ہوئی تھی۔ اب قزاق انہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب وہ ان کی نظروں سے دور آ چکے تھے۔ آندری کو اس سارے عرصے میں پہلی بار اطمینان کا سانس آیا۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے ڈوب رہے تھے، مدھم ہو رہے تھے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ پو پھٹنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن کسی مرغ کی بانگ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ شہر کے لوگ تو شہر کے سارے مرغ کب کے چٹ کر چکے تھے۔ ندی پار کر کے وہ دوسرے کنارے پر پہنچے جو اونچا بھی تھا اور ڈھلوان بھی۔
یوں لگتا تھا جیسے یہ شہر کی قلعہ بندی کا بہت مضبوط اور قدرتی لحاظ سے محفوظ مقام تھا۔ سامنے آدمی کے قد سے بھی اونچے سرکنڈے آئے ہوئے تھے۔ تاتاری عورت آگے چل رہی تھی، وہ راستے کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آس پاس گھنی جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کو تاتاری عورت نے ایک طرف سرکا دیا۔ سامنے ایک مٹی کی بنی ہوئی محراب سی تھی، اس میں ایک سوراخ تھا جسے جھاڑیوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ سوراخ خاصا بڑا تھا۔ تاتاری عورت نے رکی اور اس نے آندری کو اشارہ کیا اور پھر سر جھکا کر اس سوراخ کے اندر گھس گئی۔ آندری نے پہلے بوروں کو سوراخ کے اندر دھکیلا، پھر سر جھکا کر وہ بھی اس میں گھس گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل تاریکی میں پایا۔ اس تاریکی میں اسے تاتاری عورت کی کمزور دھیمی آواز سنائی دی، جلد ہی راستہ دکھائی دینے لگے گا، وہ جگہ قریب ہی ہے جہاں میں نے اپنا لیمپ چھوڑا تھا۔ آندری نے ہاتھوں سے ٹٹول کر بوروں کو اٹھایا اور تاریکی میں تاتاری عورت کے پیچھے چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مدھم سی روشنی مٹی کی ان تاریک دیواروں کو روشن کرنے لگی۔ کچھ فاصلے پر تاتاری عورت کا رکھا ہوا لیمپ پڑا تھا جو روشن تھا۔ تاتاری عورت نے جھک کر اس لیمپ کو اٹھایا اور آگے چلنے لگی۔ اب راستہ روشن تھا، آہستہ آہستہ سیدھا ہو گیا اور آندری جو کمر جھکائے چل رہا تھا اب اپنی کمر سیدھی کر کے چلنے لگا۔ سامنے ایک چھوٹا سا لوہے کا دروازہ تھا، یہ دروازہ بند تھا۔ تاتاری عورت اس دروازے کے پاس رکی اور کہنے لگی، خدا کا شکر ہے ہم پہنچ گئے۔